हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर स्वप्न एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डेंटल एक्सपर्टीज़। और आज से हम डिस्कस करने वाले हैं डेंटल सर्जन एग्ज़ाम 2019 के क्वेश्चंस, जो कि अपकमिंग एग्ज़ाम यूपीएससी डेंटल सर्जन 2023 के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। तो यह है क्वेश्चन नंबर 51। 1 to 50 क्वेश्चन जो है वो जनरल नॉलेज के हैं, और अगर आप वो भी डिस्कस करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बोल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। ऑप्टिमम क्राउन टू रूट रेशियो ऑफ द टूथ टू बी यूज्ड एज अ अबटमेंट। तो अबटमेंट क्या होता है? जैसे किसी का फर्स्ट मैंडिबुलर फर्स्ट मोलार मिसिंग है और हमें उसमें ब्रिज बनाना है, क्योंकि वहाँ टूथ लगाना है। तो ब्रिज बनाने के लिए तो हम सेकेंड प्रीमोलार और सेकेंड मोलार दोनों को यूज़ करेंगे, तब ब्रिज बन पाएगा। तो जो सेकेंड प्रीमोलार और सेकेंड मोलार टूथ है वो फर्स्ट मोलार के लिए अबटमेंट टीथ का काम करेंगे, क्योंकि वो सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए है। तो जो सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए टूथ यूज़ कर रहे हैं अपन, उसे कहेंगे अबटमेंट टूथ। तो इस अबटमेंट टूथ का ऑप्टिमम क्राउन टू रूट रेशियो कितना होना चाहिए? 2:3 रेशियो होना चाहिए। और रेशियो 1, और नॉर्मली 1:1 इज़ एक्सेप्टेबल होता है नॉर्मल सर्कमटेंस में, लेकिन ऑप्टिमम कितना होना चाहिए? 2:3 रेशियो। ओके, और 1:1 भी एक्सेप्टेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, to fabricate a temporary denture base for recording maxillomandibular relation in a 48-year-old completely edentulous male patient, the dentist used a chemically activated denture base resin. Which among the following ingredients of material start to decompose at a higher rate at the temperature higher than 70 डिग्री सेंटीग्रेड? तो एक डेंटिस्ट है जिसके पास 48-year-old completely edentulous male patient आया, जिसके लिए उन्होंने केमिकली एक्टिवेटेड डेंचर बेस रेजिन से टेम्पररी डेंचर बेस रेडी किया फॉर द रिकॉर्डिंग ऑफ मैक्सिलो-मैंडिबुलर रिलेशन। तो जब उसने केमिकली एक्टिवेटेड डेंचर बेस रेजिन यूज़ किया है, तो उसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनमें से कौन सा इंग्रेडिएंट्स है कि जब टेम्परेचर हायर देन 70 डिग्री हो जाता है तो वो डिकम्पोज होने लगता है? आपके ऑप्शंस हैं मेथाइल मैथाक्रिलेट, पॉलीमेथाइल मैथाक्रिलेट, ग्लाइकॉल डाइमेथाइल एक्रिलेट या बेंजोइल परऑक्साइड। तो इसका आंसर है बेंजोइल परऑक्साइड। इसका आंसर है बेंजोइल परऑक्साइड इज़ अ केमिकल इनिशिएटर। इसमें जो इंग्रेडिएंट यूज़ हो रहा है बेंजोइल परऑक्साइड, वो केमिकली इनिशिएटर होता है, जो कि डेंचर बेस रेजिन में पॉलीमराइजेशन प्रोसेस को इनिशिएट कर देता है। लेकिन जब टेम्परेचर 70 डिग्री से ज़्यादा चला जाता है तो वो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस को एक्सेलरेट कर देता है। तो उसके कारण क्या होता है कि जो फैब्रिकेशन प्रोसेस है वो सेटिंग जल्दी होने के कारण जल्दी हो जाती है, क्योंकि उसमें सेटिंग जल्दी हो रही है, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन जल्दी हो एक्सेलरेट हो रही है, तो उसमें सेटिंग जल्दी हो रही है, तो उससे क्या होगा, फैब्रिकेशन प्रोसेस जो है वो जल्दी करवाता है। ओके, तो इसका आंसर होगा बेंजोइल परऑक्साइड, जो कि डिकम्पोज होने लगता है when the temperature higher than the 70 degree centigrade. Next question है, the preferred cervical finish line for full metal crown restoration. फुल मेटल क्राउन रेस्टोरेशन के लिए कौन सी सर्वाइकल फिनिश लाइन होती है? उसके ऑप्शंस हैं शोल्डर फिनिश लाइन, शैम्पर फिनिश लाइन, शोल्डर विद बेवल या रेडियल शोल्डर। तो इसका आंसर है शैम्पर। फुल मेटल क्राउन रेस्टोरेशन के लिए कौन सी सर्वाइकल फिनिश लाइन यूज़ करते हैं? शैम्पर। शैम्पर फिनिश लाइन अपन यूज़ करते हैं, और उसका जो डायमेंशन होता है 0 to 1 mm होता है। और शैम्पर फिनिश लाइन यूज़ करने का पर्पज़ क्या होता है? क्योंकि ये मार्जिनल इंटीग्रिटी और स्ट्रक्चरल ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड कराता है, जिसके कारण जो है उसको स्ट्रेंथ मिलती है और स्टेबिलिटी लॉन्ग लास्टिंग होती है। ठीक है, और ये एडिक्वेटली फिट होता है एंड गुड सीलिंग प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपेयर ऑफ डेंचर विदाउट अफेक्टिंग द ऑक्लूजल प्लेन ऑक्लूजल रिलेशन इज। ऑक्लूजल रिलेशन को बिना अफेक्ट किए डेंचर बेस को कैसे रिपेयर किया जाता है ना? तो डेंचर बेस जो है, कई बार क्या होता है, एक्राइलिक बेस ऐसे प्लेट जो होती है, डेंचर बेस की प्लेट वो टूट जाती है, तो आप उसको टू टाइप से रिपेयर कर सकते हो विदाउट अफेक्टिंग द ऑक्लूजल रिलेशन। एक तो है रीलाइनिंग एंड रीबेसिंग। तो जो रीलाइनिंग होती है उसमें जो डेंचर बेस है उसको वैसे ही रहने दिया जाता है, बस उसमें और मटेरियल ऐड करके उसको वापस से फिक्स कर देते हैं। लेकिन जो रीबेसिंग होती है उसमें पूरी एक्राइलिक बेस जो होता है, डेंचर बेस, पूरा उसे ही रिप्लेस कर दिया जाता है एंड विदाउट ऑक्लूजल चेंज द ऑक्लूजल रिलेशन जो है विदाउट चेंज। ओके,
तो रीबेसिंग जो है इन्वॉल्व करता है रिप्लेसिंग द एंटायर एक्रेलिक बेस ऑफ द डेंचर, जो कि टीथ विच इज कीप द टीथ इन ओरिजिनल पोजिशन एंड हेल्प टू मेंटेन द ऑक्लूजल रिलेशनशिप, जो कि इंश्योर करता है कि प्रॉपर फंक्शन करे डेंचर। ओके, तो इसका रिपेयर ऑफ द डेंचर अबाउट विदाउट अफेक्टिंग द ऑक्लूजल रिलेशनशिप में आंसर क्या आएगा? रीबेसिंग। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुपर एब्रेसिव। तो एब्रेसिव क्या होते हैं? ऐसे सुपर एब्रेसिव होते हैं ऐसे मटेरियल जो कि यूज़ करते हैं कटिंग के लिए या फिनिशिंग के लिए। जब आप डेंचर या कुछ मतलब जब आप डेंचर प्रिपेयर करते हैं, वो रेडी हो जाता है, तो उसकी फिनिशिंग के लिए जो यूज़ करते हैं आप मटेरियल, उसे कहते हैं सुपर एब्रेसिव। तो डायमंड जो है वो सुपर एब्रेसिव मटेरियल है, जो कि यूज़ किया जाता है मोस्टली ग्राइंडिंग, कटिंग एंड फिनिशिंग के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट वॉज गिवन बाय कार्ल पियर्सन? तो आपके ऑप्शन हैं जेड टेस्ट, एनोवा, काई स्क्वायर टेस्ट एंड पेयर टी टेस्ट। तो इनमें से कौन सा टेस्ट है जो कार्ल पियर्सन ने दिया था? तो कार्ल पियर्सन ने दिया था काई स्क्वायर टेस्ट। काई स्क्वायर टेस्ट जो है वो स्टैटिकली टेस्ट होता है। वो किस लिए यूज़ करते हैं कि जो उसका फॉर्मूला ये होता है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा ओ आई माइनस ई आई होल स्क्वायर बाय ई आई। तो जो ई आई होता है वो एक्सपेक्टेड रेशियो है, ओ आई जो है वो ऑब्जर्व्ड वैल्यू शो करता है, ई आई जो है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है। ओके, और उससे निकालते हैं अपन काई स्क्वायर। तो उसमें क्या होता है कि जो टेस्ट यूज़ किस लिए करते हैं, कंपेयर करते हैं ऑब्जर्व्ड रिजल्ट विद द एक्सपेक्टेड रिजल्ट। उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उससे निकलता है जो डेटा जो है वो आप निकाल लेते हैं उससे। तो उसमें क्या होता है कि जैसे किसी ने सोचा कि किसी के मार्क्स जो हैं 85 तक आएंगे उसके मार्क्स, लेकिन उसके मार्क्स आते हैं क्योंकि वो एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड वैल्यू थी उसकी 85, लेकिन जब रिजल्ट आया तो उसने ऑब्जर्व किया कि उसके मार्क्स आए हैं 78। तो जब इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाला जाता है ये फॉर्मूला लगा के, तब उसे बोलते हैं, मतलब जो डेटा निकलता है तो वो कहलाता है काई स्क्वायर टेस्ट। ओके, तो काई स्क्वायर टेस्ट किसने दिया था? कार्ल पियर्सन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिलायबल मेथड ऑफ एज एस्टिमेशन? इनमें से कौन सी मेथड है ऑर्थोडोंटिक्स में एज एस्टिमेशन के लिए? ऑप्शन है डेंटल एज, पीक हाई वेलोसिटी, क्रोनोलॉजिकल एज या हैंड रिस्ट रेडियोग्राफ। तो हैंड रिस्ट रेडियोग्राफ जो है इट इज़ द मोस्ट रिलायबल मेथड ऑफ द एज एस्टिमेशन इन ऑर्थोडोंटिक्स। उसमें क्या होता है कि पेशेंट्स की स्केलेटल की एज निकाली जाती है, वो भी कौन सा लेफ्ट हैंड, रिस्ट और फिंगर्स ही यूज़ की जाती हैं। ठीक है, तो ये स्केलेटल मैच्योरिटी इंडिकेटर्स होते हैं। ओके, तो उसमें क्या होता है कि सारे जॉइंट्स में आपको बताती हूँ पहले। सारे जॉइंट्स में आपको बताती हूँ। ये होता है प्रॉक्सिमल फेलेंजियल, मिडिल फेलेंजेस और ये यहाँ पे होता है डिस्टल फेलेंजेस। ओके, ये प्रॉक्सिमल फेलेंजेस, मिडिल फेलेंजेस और डिस्टल फेलेंजेस। ओके, ये होता है ताकि आपको इजी हो, सारी फिंगर्स के लिए सेम होगा। ओके, और मैं नंबरिंग कर देती हूँ। ये है फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ नंबर की फिंगर है। ओके, तो कैसे निकालते हैं कि इसमें क्या होता है ईपीफाइसिस इक्वल, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है चेंजेस आते जाते हैं ईपीफाइसिस और डाईफाइसिस के रिलेशंस में। ओके, तो जो ईपीफाइसिस और डाईफाइसिस होती है तो यहाँ पे ऐसा होता है, ये होता है डाईफाइसिस और ये होता है ईपीफाइसिस। तो ईपीफाइसिस जो है जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है इसका साइज़ बढ़ता जाता है, ये और बड़ा हो जाएगा, फिर ये और जैसे जैसे एज बढ़ेगी ये इसके बराबर पहुंच जाएगा। ये है ईपीफाइसिस और ये है डाईफाइसिस। तो ईपीफाइसिस और डाईफाइसिस इक्वल होते जाते हैं। किस किस पे सबसे पहले स्टार्ट होता है? ये 1 नंबर डला हुआ है प्रॉक्सिमल फेलेंजेस थर्ड फिंगर का, ये थर्ड फिंगर है। ठीक है, थर्ड फिंगर में प्रॉक्सिमल फेलेंजेस, मिडिल ये थर्ड फिंगर ही है ना, थर्ड फिंगर में प्रॉक्सिमल फेलेंजेस, मिडिल फेलेंजेस, ये मिडिल फेलेंजेस और फिफ्थ फिंगर में मिडिल फेलेंजेस। ठीक है, सबसे पहले ये जो है इसमें ईपीफाइसिस और डाईफाइसिस इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है ये
इसमें क्या होता है, अपीयरेंस ऑफ एडक्टर सिस्मॉइड ऑफ थंब, ये शो होने लगता है। थर्ड आता है जब एपीफाइसिस कैपिंग कर लेती है डायफाइसिस की, तो इसमें क्या होता है, ये है डायफाइसिस और ये एपीफाइसिस, यानी ये कैपिंग कर लेती है ये, ओके, लाइक दिस। पहले सिर्फ ये इक्वल पहुंच गया, पहले छोटा था एपीफाइसिस, पर जैसे जैसे डायफाइसिस बड़ी होती जाती है एपीफाइसिस भी बड़ी होती जाती है और एपीफाइसिस इक्वल टू डायफाइसिस हो जाता है। किस में हो जाता है, प्रॉक्सिमल फेलेंजियस थर्ड फिंगर में, मिडिल फेलेंजियस थर्ड फिंगर में और मिडिल फेलेंजियस फिफ्थ फिंगर में। नेक्स्ट क्या होता है, ऑसिफिकेशन हो जाता है एब्डक्टर सेस्मॉइड ऑफ थंब में, ठीक है। फिर नेक्स्ट होता है एपीफाइसिस कैपिंग कर लेती है डायफाइसिस को, तो किस में करती है वो, डिस्टल फेलेंजियस, डिस्टल फेलेंजियस, ये है डिस्टल फेलेंजियस मिडिल फिंगर यानी कि थर्ड फिंगर, मिडिल फेलेंजियस थर्ड फिंगर, ये मिडिल फेलेंजियस थर्ड फिंगर और मिडिल फेलेंजियस फिफ्थ फिंगर, ये, ठीक है। तो पहले क्या बन रहा था, ये मैं फिर से शो करती हूँ, कलर चेंज करती हूँ। तो पहले क्या बन रहा था, प्रॉक्सिमल फेलेंजिस, ये पहले ऐसा बनता है, एक टाइप का एल बनता है, ठीक है, ये। और जब ये होता है कब, जब एपीफाइसिस इक्वल होती है डायफाइसिस के, और फिर इसके बाद एपीफाइसिस कैप करती है जब डायफाइसिस को, तब क्या होता है, उल्टा एल, ओके, ये उसका अपोजिट एल हो गया। तो इनमें क्या होता है, डिस्टल फेलेंजियस थर्ड फिंगर, मिडिल फेलेंजियस थर्ड फिंगर और मिडिल फेलेंजियस फिफ्थ फिंगर। इसमें क्या होता है, एपीफाइसिस कैप कर लेती है डायफाइसिस को, ठीक है। जैसे जैसे बढ़ती जाती है एज, इसके अकॉर्डिंग ही क्रोनोलॉजिकल स्केलेटल मैच्योरिटी बताया जाता है। फिर फ्यूज़न होता है एपीफाइसिस एंड डायफाइसिस का, तो इसमें क्या हो जाता है, ये होती है डायफाइसिस और ये हो जाती है ये, तो ये हो जाता है फ्यूज़न हो जाता है, ये एपीफाइसिस और ये है डायफाइसिस, तो दोनों का फ्यूज़न हो जाता है, ठीक है। तो ये किस में होता है, डिस्टल फेलेंजियस थर्ड फिंगर, डिस्टल फेलेंजियस थर्ड फिंगर, प्रॉक्सिमल फेलेंजियस थर्ड फिंगर और मिडिल फेलेंजियस थर्ड फिंगर, है ना, ये तीनों। तो थर्ड फिंगर में तीनों में फ्यूज़न ऑफ एपीफाइसिस एंड डायफाइसिस हो जाता है। तो जैसे जैसे एज इंक्रीज होती जाती है, इसमें चेंजेस आते जाते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही एज पता कर पाते हैं, ओके। और लास्ट होता है रेडियस, इसमें ये होता है, इसमें भी क्या होता है कि फ्यूज़न हो जाता है एपीफाइसिस एंड डायफाइसिस का। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, हैंड एंड रिस्ट रेडियोग्राम, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉजेज ऑफ cleft lip and palate are placed in which grade of dental health component of IOTN index? तो जो IOTN इंडेक्स है उसमें ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 और ग्रेड 4 होते हैं। जो कि ग्रेड 1 होता है वो क्या शो करता है कि उसमें कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। ग्रेड 2 में लिटिल नीड फॉर द ट्रीटमेंट, क्योंकि थोड़ा सा मॉल ऑक्लूजन शो करता है। ग्रेड 3 एंड 4 दोनों में बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, कंपलसरी होता है, ओके। तो ग्रेड 4 तक तो अपन को पता हो गया कि उसमें मॉल ऑक्लूजन शो किया जाता है। तो अब सिर्फ क्या बचा, ग्रेड 5, ओके। तो उसमें क्या होता है, क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट आर प्लेस्ड इन ग्रेड 5th ऑफ द डेंटल हेल्थ कंपोनेंट ऑफ IOTN इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रीटमेंट प्रायोरिटी इंडेक्स फॉर रिकॉर्डिंग द सीवियरिटी ऑफ मॉल ऑक्लूजन। जो तो ट्रीटमेंट प्रायोरिटी इंडेक्स है जो कि रिकॉर्ड करता है सीवियरिटी ऑफ मॉल ऑक्लूजन, किसने दिया था, तो ये दिया था ग्रिंगर ने। ट्रीटमेंट प्रायोरिटी इंडेक्स 1967 में सबसे पहले दिया था RM ग्रिंगर ने इन वॉशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट।
जो कि क्या बताता है, जो कि डिस्क्राइब किया, जो उन्होंने डिस्क्राइब किया था, अ मेथड ऑफ असेसिंग द सीवियरिटी ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ माल ओक्लूजन, द डिग्री ऑफ हैंडीकैप और द प्रायोरिटी ऑफ द ट्रीटमेंट, जो कि शो करता है प्रायोरिटी ऑफ द ट्रीटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन फॉर मैंडिबल अपीयर इन द पेरिकॉन्डल मेम्ब्रेन लेटरल टू मीकस कार्टिलेज अपीयर्स एट। तो मैंडिबल का जो है ऑसिफिकेशन सेंटर जो है वो कौन सा है ना। सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन फॉर मैंडिबल अपीयर्स इन द पेरिकॉन्डल मेम्ब्रेन लेटरल टू मीकस, किस वीक में ऑसिफिकेशन जो है मैंडिबल का अपीयर होता है। तो इसका आंसर है, सबसे पहले बताना पड़ेगा कि जो 6 वीक है, सबसे पहले सिंगल ऑसिफिकेशन होता है उसमें 6 वीक में इंफीरियर एल्वियोलर नर्व, ये है ना, इंफीरियर एल्वियोलर नर्व में सिंगल ऑसिफिकेशन होता है, सेंटर क्लोज टू आई इंफीरियर एल्वियोलर नर्व बाइफर्केशन। 7th वीक में क्या होता है, मीकल कार्टिलेज डेवलप होती है, और 8 to 12 वीक में मैंडिबल का एलोंगेशन होता है, और इसका इनिशियल साइट ऑफ ऑस्टियोजेनेसिस क्या है, मेंटल ब्रांच के पास में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, मैंडिबल का जो ऑसिफिकेशन होता है वो कब होता है, 8 वीक ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ और 8 वीक ऑफ गेस्टेशन। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर लेटरल कंडेंसेशन ऑफ गट्टा पर्चा अलोंग द कैनाल वॉल्स। तो लेटरल कंडेंसेशन में गट्टा पर्चा फिलिंग के समय कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, तो इसका आंसर है स्प्रेडर। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू लेटरल कंडेंसेशन ऑफ गट्टा पर्चा अलोंग द कैनाल वॉल्स ड्यूरिंग रूट कैनाल थेरेपी इज कॉल्ड स्प्रेडर। ठीक है, स्प्रेडर इंस्ट्रूमेंट आर यूज टू कॉम्पैक्ट एंड कंडेंस द गट्टा पर्चा मटेरियल अगेंस्ट द कैनाल वॉल, जो कि क्रिएट करता है टाइट सील एंड इफेक्टिवली फिलिंग द रूट कैनाल स्पेस, जिसके कारण क्या है, माइक्रो लीकेज नहीं होता है और सक्सेस रेट अच्छी होती है रूट कैनाल ट्रीटमेंट में। ठीक है, तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, स्प्रेडर इज यूज्ड फॉर द लेटरल कंडेंसेशन ऑफ द गट्टा पर्चा अलोंग द कैनाल वॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वर अमलगम रेस्टोरेशन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन विच क्लास ऑफ कैविटीज़। तो सिल्वर अमलगम रेस्टोरेशन जो है कौन सी क्लासिफिकेशन में, कौन सी क्लास में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है सिल्वर अमलगम रेस्टोरेशन। तो ऑप्शन है क्लास 1, क्लास 2, क्लास 6 या क्लास 4। तो ये होता है GB ब्लैक का क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो क्लास 1 जो होता है उसमें ऑक्लूजल सरफेस इन्वॉल्व होती है ऑफ पोस्टीरियर टीथ या बक्कर और लिंगुअल पिट्स ऑन द मोला। ठीक है, क्लास 2 में क्या होता है, प्रॉक्सिमल सरफेस ऑफ पोस्टीरियर टीथ। क्लास 3 में होता है इसमें प्रॉक्सिमल सरफेस, इसमें ऑक्लूजल सरफेस, और क्लास 3 में जो होता है वो इंटरप्रॉक्सिमल सरफेस, उसमें भी इंटरप्रॉक्सिमल सरफेस होती है लेकिन एंटीरियर टीथ की। ठीक है, विदाउट इंसाइजल एज इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, और क्लास 4 में जो होता है वो इंटरप्रॉक्सिमल सरफेस ऑफ एंटीरियर टीथ विद इंसाइजल एज, ये यहाँ पे जो इंसाइजल एज दी हुई है ना, वो इन्वॉल्वमेंट होता है। और क्लास 5 में क्या होता है, सर्वाइकल, थर्ड ऑफ फेशियल और लिंगुअल सरफेस ऑफ टीथ, और क्लास 6 में होता है इंसाइजल और ऑक्लूजल एज अवे ड्यू टू एट्रीजन। तो इसका आंसर होगा क्लास 4, क्योंकि इसमें इंसाइजल एज भी होती है जो कि अपीयरेंस के लिए ज़रूरी होती है, उसमें सिल्वर अमलगम रेस्टोरेशन फिलिंग नहीं कर सकते। ओके, तो इसका आंसर होगा क्लास 4 रेस्टोरेशन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन सिल्वर अमलगम रेस्टोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंडविच टेक्निक कंसिस्ट ऑफ। सैंडविच टेक्निक किससे बनी होती है, ऑप्शन है RMGIC एंड कंपोजिट। RMGIC मीन्स रेजिन मॉडिफाइड ग्लास आइनोमा सीमेंट एंड कंपोजिट, अमलगम MGIC, अमलगम एंड कंपोजिट, या नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा रेजिन मॉडिफाइड ग्लास आइनोमर कंपोजिट, ग्लास आइनोमा सीमेंट एंड कंपोजिट। तो पहले टूथ को क्लीन किया जाता है, उसके बाद पहले ग्लास आइनोमा सीमेंट डाला जाता है, फिर उसके बाद कंपोजिट रेस्टोरेशन किया जाता है। ठीक है, तो जो GI से है वो एज अ लाइनर या बेस यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद कंपोजिट रेजिन से उसकी बॉन्ड कर दी जाती है, जो कि एस्थेटिकली गुड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ईचिंग ऑफ द टूथ स्ट्रक्चर विच एजेंट इज मोस्टली यूज। टूथ स्ट्रक्चर को ईच करने के लिए इनमें से कौन सा एजेंट यूज़ करते हैं बिफोर द बॉन्डिंग एजेंट है ना। तो इसमें क्या, इसका आंसर होगा 37% फॉस्फोरिक एसिड
जेल इज़ यूज टू ईज द इनेमल एंड डेंटिन बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ बॉन्डिंग एजेंट। ठीक है, क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो है, ये जो रेजिन है, ये जो है वो जब उससे ईच कर देते हैं तो उसमें रेजिन टैग्स फॉर्मेशन हो जाता है, जो कि टूथ और बॉन्डिंग एजेंट के बीच में एक बॉन्डिंग क्रिएट कर देता है, मैकेनिकल बॉन्डिंग, जिसके कारण माइक्रो लीकेज वाली प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए कौन सा यूज़ करते हैं? 37% फॉस्फोरिक एसिड, बिकॉज इट क्रिएट द रेजिन टैग फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइट टेस्ट इज यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ। बाइट टेस्ट इनमें से किसके डिटेक्शन के लिए यूज़ होता है? तो जो बाइट टेस्ट है वो यूज़ करते हैं क्रैक्ड टूथ को डिटेक्ट करने के लिए। उसमें क्या होता है, कोई भी एक जैसे कि कॉटन रोल जो है वो पेशेंट को दिया जाता है और कहा जाता है कि आप इसको बाइट करो, प्रेशर अप्लाई करो, तो उससे क्या होगा कि या तो उसको पेन होगा या कुछ डिस्कम्फर्ट फील होगा, तो उससे अपन क्रैक्ड टूथ को डिटेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफिकल्टी इन ग्रास्पिंग ऑब्जेक्ट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच टाइप ऑफ सेरेब्रल पाल्सी। तो इनमें से कौन सा सेरेब्रल पाल्सी का टाइप है जिसमें ऑब्जेक्ट को ग्रास्प करने में डिफ़िकल्टी आती है? तो इसका आंसर है एटैक्सिक सेरेब्रल पाल्सी। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय अनकोऑर्डिनेटिव मूवमेंट्स। तो क्या होता है कि जो एटैक्सिक सेरेब्रल पाल्सी जो है वो किसके कारण होती है? क्योंकि डैमेज हो जाता है सेरिबेलम के पार्ट में। ये होता है सेरिबेलम वाला पार्ट, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, डैमेज हो जाता है वो पार्ट, तो वो जो है जो कि रेगुलेट करता था बैलेंस और कोऑर्डिनेशन को, जब वो डैमेज हो जाता है तो बैलेंस और कोऑर्डिनेशन जो है वो फेल होने लगता है। ठीक है, तो चिल्ड्रन विद एटैक्सिक सेरेब्रल पाल्सी हैव हार्ड टाइम टू कंट्रोल द मूवमेंट। जैसे कि उसको प्रॉब्लम होने लगती है राइटिंग में, ग्रास्पिंग स्मॉल ऑब्जेक्ट में, इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम होने लगती है उसको। क्यों? क्योंकि ये सब हो जाता है सेरिबेलम में डैमेज होने के कारण। ये अफेक्ट करता है एटैक्सिक सेरेब्रल पाल्सी हैंड्स, आर्म, लेग, फीट, आई और स्पीच को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथेमोग्लोबिनेमिया इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड फॉर द यूज़ ऑफ। इनमें से कौन सा एनेस्थेटिक है जिसे यूज़ नहीं करना चाहिए इन मैथेमोग्लोबिनेमिया में? तो इसका आंसर है प्राइलोकेन एंड बेंजोकेन। प्राइलोकेन एंड बेंजोकेन आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन मैथेमोग्लोबिनेमिया। तो क्यों होता है इसमें? क्योंकि जो मैथेमोग्लोबिन जो होता है ये एक फॉर्म होता है हीमोग्लोबिन का, लेकिन जो है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है हीमोग्लोबिन में। इसमें क्या होता है कि ऑक्सीडाइज हो जाता है और हीम आयरन कॉन्फ़िगरेशन में जो क्या होता है, ये फेरस जो है वो फेरिक फॉर्म में चेंज हो जाता है। ठीक है, और जो ये जो मैथेमोग्लोबिन हो जाता है वो क्या होता है, वो बाइंड नहीं कर पाता है ऑक्सीजन से, ताकि वो ऑक्सीजन डिलीवर कर सके टिश्यू के पास। इसीलिए मैथेमोग्लोबिन में बेंजोकेन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, क्योंकि इट कॉजेज डेंजरस रिजल्ट एंड इट इज़ अ डोज इंडिपेंडेंट फैशन। ऑल ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल रेस्ट्रेंट आर यूज टू कंट्रोल एक्सट्रीमिटीज़ एक्सेप्ट। इनमें से सारे फिजिकल रेस्ट्रेंट हैं जो कि यूज़ करते हैं एक्सट्रीमिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए, सिर्फ एक नहीं है। तो उसका आंसर क्या है? ट्रायंगुलर शीट। ट्रायंगुलर शीट जो है वो फिजिकल रेस्ट्रेंट नहीं है, बाकी फिजिकल रेस्ट्रेंट है जो यूज़ किए जाते हैं पेशेंट्स में। ठीक है, और ट्रायंगुलर शीट फिजिकल रेस्ट्रेंट का एग्जाम्पल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाइएस्ट फ्लोराइड कंसंट्रेशन कैन बी फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। सबसे ज़्यादा फ्लोराइड कंसंट्रेशन इनमें से किस में पाया जाता है? तो इसका आंसर है फ्लोराइड जेल। प्रोफेशनली यूज़ किया जाता है, जो कि उसमें सबसे ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन होता है फ्लोराइड का, इसलिए सिर्फ डेंटिस्ट यूज़ करते हैं और उनसे पूछ के ये यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम रिकमेंडेड डोज ऑफ लोकल एनेस्थीसिया फॉर चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन में लोकल एनेस्थीसिया की मैक्सिमम डोज कितनी होती है? 4.4 mg पर kg। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट इन प्रीडेंटिन considered as a reparative molecule of pulp expressed by odontoblast in reversible pulpitis in higher level is। तो जो ओडोंटोब्लास्ट रिवर्सिबल पल्पाइटिस में जो ओडोंटोब्लास्ट से ग्लाइकोप्रोटीन निकलता है प्रीडेंटिन से, जिसको कि रिपरेटिव मॉलिक्यूल भी बोलते हैं पल्प का, इनमें से कौन सा कहलाता है? तो जो ऑस्टियोकैल्सिन है
उसे कहा जाता है ग्लाइकोप्रोटीन, जो कि प्रेजेंट होता है डेंटिन मैट्रिक्स में, एंड इट इज एक्सप्रेस्ड बाय ओडोंटोब्लास्ट इन इरिवर्सिबल पल्पाइटिस इन हायर लेवल, ठीक है, और इसको रिप्रेक्टिव मॉलिक्यूल बोलते हैं ऑफ द डेंटल पल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रीडोमिनेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन रूट कैरीज। तो एक्टिनोमाइसिस विस्कस जो है वो सबसे ज़्यादा कॉमनली देखा जाता है रूट सरफेस कैरीज में। इट इज़ ससेप्टेबल टू डिके, ठीक है। तो ये किस में दिखता है, जिंजाइवल रेसेशन दिखने लगता है, क्योंकि रूट सरफेस कैरीज में रूट जो है वो एक्सपोज हो जाती है, तो जिंजाइवल रेसेशन भी शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अनसल्फेटेड ग्लाइकोसामिनोग्लाइकेन इनमें से कौन सा है। तो जो हाइलुरोनिक एसिड जो है इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अनसल्फेटेड ग्लाइकोसामिनोग्लाइकेन्स which is found in extracellular matrix of connective tissue in the human body. The best known and most frequently used stain for the detection of carbohydrate grouping. इनमें से कौन सा stain यूज़ करते हैं for the detection of carbohydrate grouping? तो इसका आंसर है periodic acid shift stain, जिसे बोलते हैं PAS, is used in histology and pathology of detection of carbohydrate, ठीक है, especially in the tissue and cell, जो कि क्या कर ये स्टेन कर देता है, पीरियोडिक एसिड शिफ्ट स्टेन जो है वो स्टेन कर देता है कार्बोहाइड्रेट को मैजेंटा कलर या पिंक कलर में, जिससे इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं ग्लाइकोजन, म्यूसिन एंड ग्लाइकोप्रोटीन को टिश्यूज़ में, ठीक है। तो इसका आंसर होगा पीरियोडिक एसिड शिफ्ट स्टेन इज यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट ग्रुप। आइडियल थिकनेस ऑफ माइक्रोटोम यूज फॉर द सेक्शनिंग लिम्फॉइड टिश्यू फॉर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। तो कितनी थिकनेस होती है, 6 to 8 माइक्रोटोम इज यूज फॉर द सेक्शनिंग लिम्फॉइड टिश्यू फॉर द माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिब इज नॉट हार्वेस्ट फॉर कोस्टोकॉन्ड्रल ग्राफ्ट इन TMJ एंकाइलोसिस सर्जरी। तो क्या होता है कि इनमें से ये पूछा है कि जो TMJ एंकाइलोसिस सर्जरी है उनमें से कोस्टोकॉन्ड्रल ग्राफ्ट जो है वो कौन सी रिब को पिक नहीं करता है। तो इसका क्या आंसर होगा, थर्ड रिब। तो कोस्टोकॉन्ड्रल ग्राफ्ट जो है वो कौन कौन सी रिब को पिक करता है, 5th, 6th एंड 7th, तीनों रिब को पिक करता है एक्सेप्ट थर्ड रिब, ठीक है। तो कहाँ पे जो इंसीजन दिया जाता है वो कहाँ दिया जाता है, इंट्रामेमरी इंसीजन 5th और 6th रिब के बीच में, ठीक है, 5th और 6th रिब के बीच में ये इंसीजन दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following is not observed in case of osteoradionecrosis? इनमें से osteoradionecrosis का कौन सा फीचर नहीं है। तो सॉफ्ट टिश्यू एब्सेस विद ड्रेनिंग साइनस, एक्सपोज नेक्रोज्ड बोन और ट्रिस्मस, ये सभी osteoradionecrosis के फीचर्स हैं। सिर्फ पेनलेस स्वेलिंग जो है वो इसका फीचर नहीं है। तो क्यों नहीं है पेनलेस स्वेलिंग, क्योंकि ऑस्टियोरेडियोनेक्रोसिस में क्या होता है कि बोन की नेक्रोसिस होती है और सराउंडिंग टिश्यू की भी नेक्रोसिस हो जाती है। तो जब नेक्रोसिस हो रही है तो पेन तो होना ही होगा, एब्सेस होगा, वहाँ एक्सपोज होगी नेक्रोटिक वेन, तो बोन, तो उसमें क्या होगा, पेन होगा। तो इसलिए पेनलेस स्वेलिंग इज़ नॉट द फीचर ऑफ द ऑस्टियोरेडियोनेक्रोसिस, वो ऑब्जर्व नहीं करते हैं। टेरिगोमैंडिबुलर स्पेस सुपीरियरली बाउंडेड बाय। तो टेरिगोमैंडिबुलर स्पेस कहाँ होता है, तो टेरिगोमैंडिबुलर स्पेस जो है जहाँ पे हम इंफीरियर एल्वियोलर नर्व ब्लॉक देते हैं वहाँ पे होता है, उसे बोलते हैं टेरिगोमैंडिबुलर स्पेस। तो इसकी बाउंड्रीज क्या होती हैं अब ये देखते हैं। तो ये है सुपीरियरली, इसमें क्या होता है, लोअर हेड ऑफ द लेटरल टेरिगोइड मसल, ठीक है, यहाँ पे ऊपर सुपीरियरली क्या होगा, लोअर हेड ऑफ द लेटरल टेरिगोइड मसल, लेटरली इस साइड होगा मिडिल सरफेस ऑफ द रेमस, मीडियली होगा मीडियल टेरिगोइड मसल, पोस्टीरियरली होगा डीप पार्ट ऑफ पैरोटिड और एंटीरियरली होगा टेरिगोमैंडिबुलर रेफे, ठीक है। और इसके कंटेंट्स क्या क्या होते हैं टेरिगोमैंडिबुलर स्पेस के, इंफीरियर एल्वियोलर न्यूरोवास्कुलर बंडल, लिंगुअल एंड ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व्स, माइलोहाइड नर्व एंड वेसल्स, ठीक है। तो जब इंफीरियर एल्वियोलर नर्व ब्लॉक दिया जाता है यहाँ पे, तो जो उसके सारे कंटेंट्स हैं वो एनेस्थेटाइज हो जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, सुपीरियरली अपन ने अभी कौन सा पढ़ा, लोअर हेड ऑफ द लेटरल टेरिगोइड मसल, ठीक है। सुपीरियरली टेरिगोमैंडिबुलर स्पेस इज बाउंडेड बाय द लोअर हेड ऑफ द लेटरल टेरिगोइड मसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेटरल फेरेंजियल स्पेस एब्सेस कैन बी ड्रेन बाय। तो जो लेटरल फेरेंजियल स्पेस है वो उसका जो एब्सेस है उसे ड्रेन कैसे करते हैं, ये होता है यहाँ पे लेटरल फेरेंजियल स्पेस, जो बॉर्डर होती है मैंडिबल की उसके ठीक नीचे ही होता है लेटरल फेरेंजियल स्पेस,
यहाँ पे इसका इंसीजन दिया जाता है। तो मोस्टली जो है एक्स्ट्रा ओरल अप्रोच से ही एब्सेस को ड्रेन किया जाता है, एक्स्ट्रा ओरल अप्रोच से। क्यों किया जाता है? क्योंकि ताकि इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो अंदर बॉडी में। अगर इंट्रा ओरल अप्रोच करेंगे तो जो ड्रेन होगा उसमें एब्सेस, वो पूरा ओरल कैविटी में, ओरल कैविटी को कंटामिनेट कर देगा और वहाँ से फिर वो ओरल कैविटी से वो थ्रोट तक भी पहुँच जाएगा। तो उससे क्या होगा, इन्फेक्शन सभी जगह फैल जाएगा। इसलिए लेटरफेरेंजियल स्पेस में जो एब्सेस है वो ड्रेन करते हैं एक्स्ट्रा ओरल अप्रोच से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जर्व इन सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर सिंड्रोम। इनमें से कौन सा फीचर जो है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर सिंड्रोम में नहीं दिखता है? तो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के फीचर्स ये सब होते हैं, ऑप्थेल्मोप्लेजिया यानी कि पैरालिसिस हो जाती है आई मसल की, और क्या हो जाता है, आईलिड टोसिस यानी कि ड्रूपिंग आईलिड हो जाती है, और मैक्सिलरी नर्व सेंसरी लॉस हो जाता है। तो सिर्फ एक है डायलेटेड प्यूपिल। डायलेटेड प्यूपिल जो है वो ऑब्जर्व नहीं करते हैं सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर सिंड्रोम में, जिसे रोचॉन डुविग्न्योड सिंड्रोम भी कहा जाता है। उसमें क्या होता है कि न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी कॉम्बिनेशन में दिखाई देते हैं। वो भी क्यों होते हैं? क्योंकि कंप्रेशन हो जाता है या डैमेज हो जाता है स्ट्रक्चर का, जो कि उसके पास सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से पास होते हैं, उनमें डैमेज हो जाता है या कंप्रेशन हो जाता है। तो इसीलिए न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स दिखाई देते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट 30 क्वेश्चन नेक्स्ट वीक पार्ट 2 में स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।